हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। चलिए आगे बढ़ेंगे। लास्ट सेशन में मैंने आपको चैप्टर क्वेश्चन नंबर 5 और 6 होमवर्क दिया था। आपने अटेम्प्ट किया होगा। अगले सेशन में हम उसको डिस्कस करेंगे। अभी हम आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 7 पे। ठीक है, फटाफट देखो क्वेश्चन नंबर 7 क्या है। अभी तक हम लोग स्टडी मैट पे ही। जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में जाएंगे तो मैं आपको बता दूंगा। स्टडी मैट के इलस्ट्रेशंस को वी आर डन विद। अब हम प्रैक्टिस प्रॉब्लम में एंटर कर रहे हैं। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, द टोटल सेल ऑल क्रेडिट, ठीक है, ऑफ फॉर्म आर 6,40,000। तो ये इसका क्रेडिट सेल है, ये इसका टोटल सेल है 6,40,000 का। इट हैज़ अ ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन ऑफ 15%। तो जीपी अपन सेल्स क्या है, 15% है। ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन अगर 15% है एंड वी हैव द सेल, द टोटल सेल अवेलेबल विद अस, इसका मतलब क्या मिल गया मेरे को, ग्रॉस प्रॉफिट मिल गया। एंड अ करंट रेशियो ऑफ 2.5, करंट रेशियो मेरे पास 2.5 का है। द फॉर्म करंट लाइबिलिटीज आर 96,000। देखो करंट रेशियो है मेरे पास 2.5 का, तो करंट असेट्स अपन करंट लाइबिलिटी इज इक्वल टू 2.5 एंड करंट लाइबिलिटीज है 96,000 का, तो मेरे को करंट असेट मिल गया है ना, यहाँ से करंट असेट मिल रहा है। इन्वेंट्रीज 48,000 एंड कैश हमारे पास 16,000 है। सो इन्वेंट्रीज है हमारे पास, कैश है हमारे पास, है ना। एंड टोटल करंट असेट हमने अभी देखा। देखते हैं। पहले डिटरमिन द एवरेज इन्वेंट्री टू बी कैरिड बाय द फर्म इफ एन इन्वेंट्री टर्नओवर ऑफ 5 टाइम्स इज एक्सपेक्टेड। 360 डेज लेना है हमारे को साल में। एंड एवरेज कलेक्शन पीरियड हमें कैलकुलेट करना है। इफ द ओपनिंग बैलेंस और डेटर इज इंटेंडेड टू बी रुपीज 80,000, ओपनिंग बैलेंस को 80,000 पे रख के वी हैव टू कैलकुलेट द एवरेज कलेक्शन पीरियड। तो ये दो चीज़ें हैं आपको फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले आपके पास एवरेज इन्वेंट्री या इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो हमारे को क्या रखना है, 5 टाइम्स रखना है, राइट। ओके, तो क्या प्रोसेस होना चाहिए जरा सोचो। हमने क्या कहा कि सर सबसे पहले तो वी विल बी एबल टू कैलकुलेट द ग्रॉस प्रॉफिट। अगर हमने ग्रॉस प्रॉफिट निकाला तो यहाँ से हमारे को क्या मिल जाएगा, ग्रॉस प्रॉफिट मिल जाएगा। तो सबसे पहले हमने क्या किया, सबसे पहले हमने कैलकुलेट कर लिया ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है, ग्रॉस प्रॉफिट मिल गया हमें। ओके, अब ये जो मेरा ग्रॉस प्रॉफिट है, अगर मेरा ग्रॉस प्रॉफिट मिल गया मुझे, तो मैं क्या कर सकता हूँ। देखो हमें हमसे एवरेज इन्वेंट्री कैलकुलेट करने को बोल रहा है। तो हम जानते हैं कि इधर जब हम इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो पे जाएंगे, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो पे जाएंगे, इस पे 5 टाइम्स जो है, ये मेरा होगा COGS अपन एवरेज इन्वेंट्री, है ना। तो मेरे को कैलकुलेट क्या करना है, एवरेज इन्वेंट्री कैलकुलेट करना है। बट हमारे पास COGS तो नहीं है। लेकिन देखो क्या मिला है हमें, यहाँ से मेरे पास ग्रॉस प्रॉफिट आ गया और सेल्स हमारे को गिवन है। तो सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू COGS। पहले भी देखा था हमने इसको। और जैसे ही मेरे पास COGS आ गया तो आई कैन कैलकुलेट द एवरेज इन्वेंट्री, है ना। तो पहला प्रॉब्लम सॉल्व। यस, पहले से शुरू करते हैं, पहले को सॉल्व करते हैं फिर दूसरे को देखेंगे। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 सोल्यूशन। देखो क्या है हमारे पास। तो यहाँ हमारे पास है जो सेल्स है, ऑल सेल इज क्रेडिट सेल, वो है 640 का, सॉरी हाँ 640 का। एंड ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन है 15%। 6,40,000 का हमारा टोटल सेल है। जीपी मार्जिन जो है दैट इज 15%। यानी कि जीपी अपन सेल्स इज इक्वल टू 15% मल्टीप्लाइड टू 100 इज इक्वल टू 15%। तो अपन इसको ऐसे कर देते हैं, जीपी अपन 6,40,000 इज इक्वल टू 15/100। सिंप्लीफाई कर लिया हमने। ठीक है, तो जीपी कितना हो गया यहाँ से देखो, जीपी इज इक्वल टू 6,40,000 मल्टीप्लाइड टू 15 डिवाइडेड बाय 100। तो ये हो जाता है हमारा 640 मल्टीप्लाइड टू 15, 96,000। तो दिस विल बी आर 96,000। तो ये मेरा ग्रॉस प्रॉफिट है। ओके, हमारे को सबसे पहले क्या डिटरमिन करना है, डिटर्मिनेशन ऑफ एवरेज इन्वेंट्री। इसको हमने वर्किंग कर दिया। अच्छा क्या है मेरा एवरेज इन्वेंट्री
के लिए हम क्या यूज़ करेंगे? इन्वेंट्री टर्नओवर। इन्वेंट्री टर्नओवर हमारा कितना है? 5 है, यानी कि COGS अपन एवरेज इन्वेंट्री इज इक्वल टू 5। अब हम जानते हैं कि अपन करेंगे क्या यहाँ, तो COGS को क्या लिख देंगे? सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड एवरेज इन्वेंट्री इज इक्वल टू 5। सेल्स कितना है मेरा? 6,40,000 का मेरा सेल है, 96,000 का मेरा GP है, डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री इज इक्वल टू 5। अब 6,40,000 का मेरा सेल है एंड 96,000 का मेरा GP है, तो ये हो जाता है 5,44,000 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू एवरेज इन्वेंट्री। कोई डिबेट नहीं है, तो मेरा एवरेज इन्वेंट्री कितना हो गया? सो एवरेज इन्वेंट्री इज इक्वल टू डिवाइडेड बाय 5, ये आ जाता है 10,88,000, 1,08,800। तो दिस इज माई एवरेज इन्वेंट्री आंसर। ये हो गया मेरा पहला का आंसर। ए कर दे इसको, इसको ए कर देते। क्वेश्चन में नहीं था, क्वेश्चन में इसको ए कर दो, इसको बी कर दो। तो पहला पार्ट खत्म, एवरेज इन्वेंट्री मेरा निकल गया। सेकेंड पार्ट में कह रहा है कि एवरेज कलेक्शन पीरियड निकालो। एवरेज कलेक्शन पीरियड का क्या फॉर्मूला होता है? याद करो। एवरेज कलेक्शन पीरियड मतलब रिसीवेबल की बात कर रहे हैं, तो हमने कहा सर जो मेरा टोटल क्रेडिट सेल है, पहले तो ऊपर हम एवरेज रिसीवेबल ले लेते हैं और नीचे कौन सा सेल लेते हैं? क्रेडिट सेल, क्योंकि क्रेडिट सेल से ही रिसीवेबल क्रिएट होगा। तो हमने नीचे क्रेडिट सेल ले लिया, तो एवरेज रिसीवेबल अपन क्रेडिट सेल। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ऑल सेल इज क्रेडिट सेल, यानी कि क्रेडिट सेल का भी वैल्यू मेरा 6,40,000 का होगा और एवरेज रिसीवेबल। और ये क्या कह रहा है कि जो ओपनिंग बैलेंस ऑफ डेटर है ना, दैट इज इंटेंडेड टू बी केप्ट एट 80,000। तो ओपनिंग बैलेंस कितने पे रखना है हमारे को? 80,000 पे रखना है ना। तो कैसे इसको करेंगे देखो जरा। डिटर्मिनेशन ऑफ एवरेज कलेक्शन पीरियड, यही है क्वेश्चन। एवरेज कलेक्शन पीरियड हमें क्या करना है? डिटरमिन करना है, ठीक है। तो हमें क्या करना होगा सबसे पहले बताओ। हम कहते हैं सर देखो, जब हम फॉर्मूला लेके आते हैं, तो जो मेरा एवरेज कलेक्शन पीरियड का फॉर्मूला है, दैट विल बी इक्वल टू एवरेज रिसीवेबल डिवाइडेड बाय क्रेडिट सेल, और 360 डेज बोला है इन्होंने, तो मल्टीप्लाइड टू 360 डेज। अब प्रॉब्लम क्या है मेरे पास कि मेरे को क्या दे रखा है इन्होंने? ओपनिंग बैलेंस दे रखा है डेटर का 80,000, क्लोजिंग बैलेंस हमारे पास नहीं है, तो वी विल हैव टू डू सम वर्किंग हियर। हमें क्या करना होगा? वर्किंग ले लेते हैं। क्लोजिंग बैलेंस एंड रिसीवेबल वी हैव टू कैलकुलेट। क्लोजिंग बैलेंस एंड रिसीवेबल वी हैव टू कैलकुलेट, ठीक है। अब क्लोजिंग बैलेंस एंड रिसीवेबल हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? तो जरा देखो, वी हैव द बैलेंस शीट। कहाँ जाना होगा हमें? बैलेंस शीट में। लायबिलिटी साइड का हमें काम नहीं है, तो सबसे पहले क्या आ गया मेरे पास? फिक्स एसेट्स, जरूरत नहीं है हमें यहाँ, जो भी वैल्यू रहा हो। हमारा जो आइडिया है वो है करंट एसेट से, तो हम चले जाते हैं हमारे करंट एसेट्स पे। करंट एसेट्स में हमारे पास क्या क्या है? तो हमने कहा सर वी हैव इन्वेंट्रीज। सबसे पहले तो हमारे पास क्या आ गया? इन्वेंट्रीज आ गया, और हमारे पास आ गया कैश, ठीक है। तो वी हैव द इन्वेंट्रीज एंड वी हैव द कैश। अब जरा गौर करो, आपने इन्वेंट्री कितना कैलकुलेट किया है? 1,08,800, है ना। ये आपका क्या है? एवरेज इन्वेंट्री है। एवरेज इन्वेंट्री कितना है? 1,08,800 है आपके पास, ठीक है। तो कैसे होगा?
तो हम कहते हैं सर हम इसमें फर्दर इसको यूज़ करेंगे। देखो करंट रेशियो फॉर्म का कितना है 2.5 एंड करंट लाइबिलिटी कितना है 96,000। देखना करंट रेशियो इज इक्वल टू 2.5, मतलब करंट असेट अपन करंट लाइबिलिटी इज इक्वल टू 2.5। इसका मतलब करंट असेट्स अपन करंट लाइबिलिटी हमारा कितना था 96,000 इज इक्वल टू 2.5। तो मेरा करंट असेट कितना आ गया 2.5 मल्टीप्लाइड टू 96,000। तो 96,000 मल्टीप्लाइड टू 2.5 दिस इज 2,40,000। तो 2,40,000 का मेरा टोटल क्या है, मेरा टोटल करंट असेट है। जो मेरा करंट असेट है 2,40,000 का टोटल करंट असेट है, यानी कि मेरे पास इन्वेंट्रीज हैं, मेरे पास कैश हैं, मेरे पास उसके बाद आ जाएगा रिसीवेबल एंड द टोटल इज गोइंग टू बी 2,40,000। टोटल इज गोइंग टू बी 2,40,000। ठीक है। अब क्वेश्चन में हमारे पास गिवन है इन्वेंट्री भी गिवन है और कैश भी गिवन है। देखते हैं क्या क्या वैल्यू है मेरे पास। देखो इन्वेंट्रीज है 48,000 का, इन्वेंट्री है 48,000 का और कैश है 16,000 का। सो 48,000 एंड 16,000 ये मेरा क्या है गिवन है। इसको हम लेके चले जाते हैं हमारे बैलेंस शीट में। तो इन्वेंट्रीज है 48,000 का, कैश है 16,000 का एंड टोटल है 2,40,000। तो व्हाट विल बी द रिसीवेबल हियर। तो मेरा रिसीवेबल क्या हो जाएगा, आप क्या बोलोगे। यही करते हैं तो क्लोज कर देते हैं पहले। ये हो जाएगा मेरा 2,40,000 माइनस 48,000 माइनस 16,000 दिस गोज टू 1,76,000। तो 1,76,000 मेरा क्या हो जाएगा रिसीवेबल हो जाएगा 1,76,000, है ना। जहाँ हमने क्या कहा हियर जो रिसीवेबल है मेरा इज इक्वल टू करंट असेट्स माइनस इन्वेंट्री माइनस कैश। तो करंट असेट मेरा कितना है टोटल 2,40,000 माइनस इन्वेंट्री कितना है 48,000 माइनस कैश कितना है 16,000। सो टोटल गोज टू 1,76,000। ये मेरा क्या आ गया रिसीवेबल आ गया। नाउ सी दिस, अब ये मेरे को ज़रूरत है, इसकी ज़रूरत होगी हमें, इसकी ज़रूरत इसलिए होगी कि इसके बिना हम इस फॉर्मूला को एग्जीक्यूट नहीं कर पाएंगे। तो वी हैव द रिसीवेबल नाउ दैट इज़ 1,76,000। ठीक है, ये मेरा रिसीवेबल है। ये कौन सा बैलेंस होगा बताओ रिसीवेबल का। हम कहते हैं सर दिस इज योर क्लोजिंग बैलेंस। कौन सा बैलेंस है आपका, दिस इज योर क्लोजिंग बैलेंस। अच्छा ओपनिंग बैलेंस दे रखा है इन्होंने क्वेश्चन में, देखो तो ओपनिंग बैलेंस ऑफ डेटर इज इंटेंडेड टू बी केप्ट एट 80,000। तो ओपनिंग बैलेंस गिवन है। तो नाउ अब बताओ मेरे को एवरेज रिसीवेबल क्या होगा। एवरेज रिसीवेबल इज इक्वल टू ओपनिंग बैलेंस प्लस क्लोजिंग बैलेंस बाई 2। ओपनिंग बैलेंस 80,000 पे रखना है गिवन है, बैलेंस शीट में तो क्लोजिंग ही आएगा। क्लोजिंग बैलेंस कितना है मेरे पास 1,76,000 का डिवाइडेड बाई 2। तो 80,000 प्लस 1,76,000 कितना गया जी 2,56,000। तो 2,56,000 डिवाइडेड बाई 2 कितना आ गया 1,28,000। तो 1,28,000 जो है दिस इज माई व्हाट एवरेज रिसीवेबल। नाउ सी दिस, जैसे ही मेरे को एवरेज रिसीवेबल मिल गया और मेरे पास क्या है क्रेडिट सेल भी अवेलेबल है, तो हम क्या कर सकते हैं एवरेज कलेक्शन पीरियड कैलकुलेट कर सकते हैं इजीली। तो एवरेज कलेक्शन पीरियड इज इक्वल टू एवरेज रिसीवेबल, फिर से लिख रहे हैं फॉर्मूला, डिवाइडेड बाय क्रेडिट सेल मल्टीप्लाइड टू 360। एवरेज रिसीवेबल है हमारा 1,28,000, क्रेडिट सेल है 6,40,000, यही है ना।
रेट सेल है हमारे पास 6,40,000, 6,40,000, ठीक है, मल्टीप्लाइड टू 360, ये कितना, ये हो जाएगा एवरेज रिसीवेबल है हमारा 1,28,000 का, 1,28,000 डिवाइडेड बाय 6,40,000, दिस गोज टू 0.2, 0.2 मल्टीप्लाइड टू 360, तो 360.2 कितना आता है ये 72 डेज। तो ये मेरा एवरेज कलेक्शन पीरियड कितना आ गया 72 डेज का आ गया, ठीक है, क्रॉस चेक करो। $72 days, 72 days is our answer, so this is our answer, सिंपल क्वेश्चन है, डन। ये था क्वेश्चन नंबर 7। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8। अब 8 को देखो, 8 क्या कह रहा है, द कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ बीटा लिमिटेड इज एज फॉलोज, इक्विटी शेयर है 10 रुपये ईच, 8 लाख का, 9% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल आपके पास 10 रुपीज ईच, 3 लाख का, तो टोटल कैपिटल इज 11 लाख। एडिशनल इन्फॉर्मेशन में आपका प्रॉफिट दिया है आफ्टर टैक्स 35% पे 2,70,000, डेप्रिसिएशन है 60,000 का, इक्विटी डिविडेंड पेड इज 20% and market price of the equity share is 40. Now they are asking for the dividend yield on the equity share, cover for the preference and equity dividend, earning per share and price earning ratio, PE ratio आपसे पूछा जा रहा है। तो अब सबसे पहला सवाल तो हमारे सामने ये आता है कि 1 by 1 जरा सोचो, they are asking us to calculate the dividend yield। अब dividend yield ऑन द इक्विटी शेयर, इक्विटी शेयर के डिविडेंड यील्ड की हम बात कर रहे हैं, तो इक्विटी शेयर के डिविडेंड यील्ड की अगर हम बात करें तो हाउ इट कैन बी कैलकुलेटेड, कैसे आप इसको कैलकुलेट करोगे। आप बोलोगे सर जो डिविडेंड यील्ड होता है मेरा इक्विटी शेयर का वो होता है डीपीएस, मतलब डिविडेंड पर शेयर को हम मार्केट पर शेयर से डिवाइड कर देते हैं, ये मेरा डिविडेंड यील्ड होता है। अब नाउ वी डोंट हैव डिविडेंड पर शेयर, है ना, मार्केट पर शेयर मेरा कितना है 40 रुपीज़ का मार्केट पर शेयर हमारा गिवन है, तो हमारे पास डीपीएस 20%, हमारे को ये पता है कि 20% इक्विटी डिविडेंड दिया जा रहा है, तो 20% इक्विटी डिविडेंड आप किस पे देते हो, मार्केट प्राइस पे देते हो या इशू प्राइस पे देते हो, तो क्या बोलोगे आप इशू प्राइस पे। हमेशा याद रखना डिविडेंड किस पे दिया जाता है, इशू प्राइस पे। अब इक्विटी शेयर्स का इशू प्राइस क्या है, इक्विटी शेयर्स का इशू प्राइस है 10 रुपये का, इसका मतलब ये जो 20% का इक्विटी डिविडेंड है दैट विल बी एप्लीकेबल ऑन 10 रुपीज़। अच्छा 20% मतलब क्या हो गया 0.2, है ना, 0.2 कितने का 10 रुपये का जो इशू प्राइस है, इसका मतलब डिविडेंड कितने रुपये का जाएगा पर शेयर, 2 रुपये का डिविडेंड जाएगा पर शेयर। तो हम क्या कर सकते हैं, इक्विटी डिविडेंड पेड 20% और ये इशू प्राइस को यूज़ करेंगे और वी विल बी एबल टू कैलकुलेट डीपीएस। एमपीएस इज ऑलरेडी गिवन दैट इज 40, तो जैसे ही हमने डीपीएस अपन एमपीएस किया वी विल गेट समथिंग कॉल्ड एज डिविडेंड यील्ड, काम खत्म। सेकंड आ जाओ, कवर फॉर द प्रेफरेंस एंड इक्विटी डिविडेंड, तो प्रेफरेंस एंड इक्विटी को हम किससे कवर करते हैं, तो अर्निंग आफ्टर टैक्सेस से, ईएटी से। तो अर्निंग आफ्टर टैक्सेस से हम प्रेफरेंस और डिविडेंड दोनों को कवर करते हैं, प्रेफरेंस एंड इक्विटी दोनों को कवर करते हैं। ईएटी में से हम प्रेफरेंस डिविडेंड को हटाते हैं, फिर जो बचता है वो मेरा ईएईएसएच होता है जिससे हम इक्विटी डिविडेंड देते हैं। अब ये दोनों का कवरेज पूछ रहा है, तो हमें प्रेफरेंस का भी कवरेज बताना है और हमें इक्विटी का भी कवरेज बताना है। तो प्रेफरेंस के कवरेज में ईएटी को उठाएंगे और इक्विटी के कवरेज में ईएईएसएच को उठाएंगे। अब हम कहते हैं सर हमारा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स तो गिवन है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स तो गिवन है, लेकिन मेरा ईएईएसएच तो है नहीं, तो क्या करोगे आप, अगर मेरा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स गिवन है तो वी कैन कैलकुलेट प्रेफरेंस डिविडेंड, और जैसे ही मेरा प्रेफरेंस डिविडेंड है तो इसका मतलब अर्निंग आफ्टर टैक्स माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड क्या हो जाएगा, मेरा ईएईएसएच हो जाएगा। तो इस तरह से हम इन दोनों को कैलकुलेट कर सकते हैं। तीसरा है अर्निंग पर शेयर। जब मैंने यहाँ ईएईएसएच को कैलकुलेट किया तो मैं सिंपली क्या करूँगा, ईएईएसएच को नंबर ऑफ शेयर से क्या करूँगा, डिवाइड कर देंगे हम। नंबर ऑफ शेयर कैसे निकलेगा, 10 रुपये का इशू प्राइस था, 8 लाख का कैपिटल है, तो इसका मतलब कितने शेयर्स हैं, 80,000 शेयर्स हैं, तो 80,000 शेयर्स को हम ईएईएसएच को 80,000 शेयर से डिवाइड कर देंगे, हमारे को ईपीएस मिल जाएगा। फिर हमारा है पी रेशियो,
स्ट्रेट अवे सब कुछ हम कैलकुलेट कर चुके हैं। पी रेशियो क्या होता है मेरा? पी रेशियो होता है एमपीएस बाई ईपीएस, एमपीएस बाई ईपीएस। एमपीएस है हमारे पास, ईपीएस है हमारे पास, फटाफट क्या होगा? पी निकल जाएगा। तो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 8। चलो इसको सॉल्व करते हैं, है ना। चलते हैं सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्यूशन, क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्यूशन, ठीक है। तो सबसे पहला हमारे को कह रहा है, वो कह रहा है डिविडेंड यील्ड ऑन इक्विटी शेयर्स। तो हम कहते हैं नंबर 1, डिटर्मिनेशन ऑफ डिविडेंड यील्ड ऑन इक्विटी शेयर्स, ठीक है। तो बोलेंगे क्या होता है डिविडेंड यील्ड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है बेसिकली डीपीएस अपन एमपीएस मल्टीप्लाइड टू 100। सो एमपीएस इज गिवन दैट इज 40, वी हैव टू कैलकुलेट द डीपीएस, है ना। हियर इक्विटी डिविडेंड पेड इज 20%, इक्विटी डिविडेंड पेड इज इक्वल टू ₹20, और जो मेरा इशू प्राइस है, इशू प्राइस इज इक्वल टू ₹10। तो इज 20%, और जो मेरा इशू प्राइस है दैट इज ₹10, 20 नहीं 20% था, ₹20 नहीं था, 20% था। तो डीपीएस इज इक्वल टू 0.2 मल्टीप्लाइड टू 10 इज इक्वल टू ₹2। ये मेरा डीपीएस आ गया। नाउ अगर डीपीएस आ गया तो हम ले सकते हैं किसको? अब डिविडेंड यील्ड को, 2/40 मल्टीप्लाइड टू 100 इज इक्वल टू कितना परसेंट आ गया? ये 5 है ना, सीधा ये 5%। तो 5% इज आवर आंसर। डिविडेंड यील्ड कितने का होगा? 5% का होगा। सो 5% इज आवर आंसर। क्लियर है? सेकेंड आ जाओ। इसके बाद क्या कहना है? कवर फॉर प्रेफरेंस एंड इक्विटी शेयर होल्डर्स, बी होगा ना, हाँ बी। डिटर्मिनेशन ऑफ कवर फॉर प्रेफरेंस एंड इक्विटी शेयर होल्डर्स। प्रेफरेंस एंड इक्विटी शेयर होल्डर्स, ठीक है। ये कवर देखना है। तो पहले किसका कवर देख लें? हम कहते हैं सर पहले हम कवर देख लेते हैं किसका? प्रेफरेंस का, और फिर हम देख लेंगे इक्विटी का। तो क्या कहते हैं? पहला कवर फॉर प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। बताओ प्रेफरेंस शेयर्स में का कवर कहाँ से करते हैं? इनकम स्टेटमेंट को याद करेंगे, क्या था हमारे पास? सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट, कॉन्ट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट। तो हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट आया था, माइनस इंटरेस्ट तो हमारा ईबीटी आया था, माइनस टैक्स तो मेरा ईएटी आया था। ईएटी से देते थे प्रेफरेंस डिविडेंड। इसका मतलब हम क्या लेंगे यहाँ कवरेज में? ईएटी लेंगे। तो न्यूमरेटर पे मेरा क्या हो जाएगा? ईएटी चला जाएगा। तो अपन क्या बोलेंगे यहाँ? इज इक्वल टू ईएटी। और डिनोमिनेटर पे क्या होगा? तो जो प्रेफरेंस डिविडेंड आप दे रहे हो, है ना, तो प्रेफरेंस डिविडेंड पेएबल, पीडी लिख देते हैं शॉर्ट में ना, पीडी पेएबल। क्या लिख दिया? प्रेफरेंस डिविडेंड पेएबल। जो हम प्रेफरेंस शेयर होल्डर को डिविडेंड पे कर रहे हैं वो मेरा पीडी पेएबल हो गया। अब देखो मेरा ईएटी गिवन है क्वेश्चन में, 2,70,000 कह रहे हैं ये प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो ये मेरा पैट है, पैट इज ईएटी, सो दैट इज 2,70,000। तो ये क्या आ गया मेरा? 2,70,000 डिवाइडेड बाय, अब प्रेफरेंस डिविडेंड कितना जाएगा? देखो 9% के रेट पे है आपका प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, और टोटल कैपिटल है आपका 3 लाख का। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 3 लाख का 9% ये मेरा क्या हो जाएगा? टोटल प्रेफरेंस डिविडेंड हो जाएगा जो मुझे डिस्ट्रीब्यूट करना होगा। प्रेफरेंस शेयर किसके साथ आता है? फिक्स रेट के साथ आता है। तो 3 लाख का 9, तो ये हो गया 27,000। तो 27,000 का मेरा प्रेफरेंस डिविडेंड हमें डिस्ट्रीब्यूट करना होगा, राइट। तो अपन क्या कहते हैं यहाँ कि ये आ गया मेरा 27,000,
ठीक है, मल्टीप्लाइड, दैट्स इट, ऐसे ही कर दो तो कितना हो जाएगा 3 3 10, तो ये कितना आ गया मेरा 10, तो क्या बोल देंगे इसको 10 टाइम्स। ठीक है, अब यहाँ वर्किंग दिखा देते हैं। जो पीडी पेएबल था मेरा, पीडी पेएबल जो है मेरा वो कैसे निकल रहा है, तो हमने कहा जो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल था मेरा मल्टीप्लाइड टू रेट, तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल मेरा था 3 लाख का 9% इज इक्वल टू 27,000। ये मेरा प्रेफरेंस डिविडेंड पेएबल है। तो 10 टाइम्स का कवरेज है हमारे पास इन द केस ऑफ प्रेफरेंस शेयर, 10 टाइम्स का कवरेज है इन द केस ऑफ प्रेफरेंस शेयर। अब जब हम कवर फॉर इक्विटी डिविडेंड जाते हैं तो कवर फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स, अब अगर इक्विटी के कवर की बात करें तो इक्विटी का कवर ईएटी से तो नहीं करेंगे क्योंकि इस क्वेश्चन में हमारे पास प्रेफरेंस शेयर होल्डर है, यानी कि अब हमें एक स्टेप नीचे जाना होगा, ईएईएसएच पे जाना होगा। तो कवर फॉर इक्विटी का फॉर्मूला क्या होगा बताओ, ये हो जाएगा ईएईएसएच डिवाइडेड बाय इक्विटी डिविडेंड, टोटल इक्विटी डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूटेड। तो हमने क्या कहा कि सर जो इक्विटी डिविडेंड पेएबल है, ईडी पेएबल कर दूं मैं, यहाँ हमने क्या लिख दिया इक्विटी डिविडेंड पेएबल। तो जो इक्विटी डिविडेंड पेएबल है उसको डिनोमिनेटर पे रखा और जो अवेलेबल फंड है हमारे पास उसको हमने न्यूमरेटर पे रखा। अब ईएईएसएच तो हमारे पास डायरेक्ट है नहीं, मेरे पास ईएटी है, अर्निंग आफ्टर टैक्स है, लेकिन अर्निंग आफ्टर टैक्स से अगर मैं प्रेफरेंस डिविडेंड को माइनस कर दूं तो वी विल गेट द ईएईएसएच, याद है ना। तो हमने क्या कहा कि सर जो मेरा ईएटी था उसमें से मैंने करना क्या है कि प्रेफरेंस डिविडेंड को माइनस कर देना है, यही मेरा होगा डिवाइडेड बाय ईडी पेएबल, जो मेरा टोटल इक्विटी डिविडेंड पेएबल था। तो ईएटी माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड कितना हो जाएगा, ईएटी था मेरा 2,70,000 का और प्रेफरेंस डिविडेंड हमने कितना बांटा है, पीडी पेएबल है मेरा 27,000 का, 27,000 का, तो 2,70,000 माइनस 27,000, ये मेरा क्या बन जाएगा, ये मेरा बन जाएगा ईएईएसएच। अब सवाल आता है कि डिविडेंड पेएबल कितना है। अब जरा देखो, अभी हमने डिविडेंड पर शेयर कैलकुलेट किया था, जब हमने डिविडेंड पर शेयर कैलकुलेट किया था तो मेरा डिविडेंड पर शेयर कितने रुपए का आया था, 2 रुपये का, यानी कि एक शेयर पे मैं 2 रुपये का डिविडेंड दे रहा हूँ। और अगर हम देखें तो हमारे को टोटल नंबर ऑफ शेयर गिवन है, टोटल नंबर ऑफ शेयर जो है मेरा वो 80,000 का है, 10 रुपये का एक शेयर है तो टोटल 8 लाख का कैपिटल बन रहा है। तो इसका मतलब नंबर ऑफ शेयर मेरे पास 80,000 है, 80,000 शेयर है और एक शेयर पे मैं 2 रुपये का डिविडेंड दे रहा हूँ, तो टोटल कितना हो गया 80,000 मल्टीप्लाई टू 2, 1,60,000 का इक्विटी डिविडेंड क्या होगा, पेएबल होगा ना। तो हमने क्या कहा कि डिवाइडेड बाय 1,60,000, तो ये कितना हो जाएगा देखो, 2,70,000 माइनस 27,000 इज इक्वल टू इतना हो गया डिवाइडेड बाय 1,60,000, ये आता है 1.518, तो इज इक्वल टू 1.52 टाइम्स, 518 है तो 52 कर दो, तो 1.52 टाइम्स ये जाएगा ना। अच्छा, हमने क्या कहा वर्किंग में, जो इक्विटी डिविडेंड है हमारा, इक्विटी डिविडेंड पेएबल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिविडेंड पर शेयर मल्टीप्लाइड टू नंबर ऑफ शेयर्स। तो डिविडेंड पर शेयर मेरा 2 रुपये का है, नंबर ऑफ शेयर मेरा कितना है, तो मैं इसको भी हम दिखा देते हैं, 8 लाख डिवाइडेड बाई 10, 10 रुपये का एक शेयर था, इज इक्वल टू, इसको सॉल्व करके हमें क्या मिला, तो 1,60,000, 1,60,000, ये मेरा इक्विटी डिविडेंड पेएबल था। ठीक है, सो वी आर डन विद दिस पार्ट। यही तक था ना, काम तो हमारा यही हो गया, आंसर तो हमारा यही है। आ जाओ थर्ड, तीसरे में हमसे कहा जा रहा है अर्निंग पर शेयर निकालो। सिंपल है, सारा कैलकुलेशन तो हो चुका है सर, अब कुछ खास करने को है नहीं हमारे पास। क्या बोलेंगे, डिटर्मिनेशन ऑफ ईपीएस, डिटर्मिनेशन ऑफ अर्निंग्स पर शेयर ईपीएस। एक शेयर पे मेरी क्या अर्निंग है, तो ईपीएस होता है कि जो टोटल अर्निंग अवेलेबल है इक्विटी शेयर होल्डर के लिए, उसको हम नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स आउटस्टैंडिंग से डिवाइड कर देते हैं। नंबर ऑफ
इक्विटी शेयर आउटस्टैंडिंग से डिवाइड कर देते। EAESH अभी अभी हमने कैलकुलेट किया था 2,70,000 माइनस 27,000, तो 2,70,000 ऐसे लिख देता हूँ मैं, 2,70,000 माइनस 27,000 और नंबर ऑफ शेयर्स अभी हमने कैलकुलेट किया था 8 lakhs डिवाइडेड बाई 10 मतलब 80,000। तो कितना आ रहा है देखो, 2,70,000 माइनस 27,000 डिवाइडेड बाई 80,000, इट गोज टू 3.037। तो 3.04 कर दे, 3.04। तो ये मेरा EPS है 3.04 रुपीज़, 3.04। ये मेरा क्या हो गया, ये मेरा EPS हो गया। ठीक है, चलते हैं लास्ट में D। अब हमसे कहा जा रहा है प्राइस अर्निंग रेशियो निकालो। क्या बोल देंगे, डिटर्मिनेशन ऑफ, ये भी डायरेक्ट है, प्राइस अर्निंग रेशियो क्या होता है, P रेशियो MPS बाई EPS। P रेशियो क्या होता है, MPS बाई EPS। याद है ना, या भूल गए सब कुछ? हम कहते हैं अरे नहीं सर बिल्कुल नहीं, आप टेंशन मत लो, याद कैसे नहीं रहेगा, भागेगा कहाँ, भागने नहीं देंगे ना सर। MPS बाई EPS बोल रहे हो ना, ऐसा कुछ और तो नहीं बोल रहे हो। MPS कितना था, ₹40, EPS कितना था, ₹3.04। तो ये कितना आ जाएगा, 40 डिवाइडेड बाई 3.04। तो दिस इज 13.157, 13.157 टाइम्स। ये मेरा क्या आ गया, ये मेरा प्राइस अर्निंग रेशियो आ गया। सो दिस इज इट, है ना। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 8। सिंपल है, ओके। तो नाउ विल मूव टू क्वेश्चन नंबर 9। चलो 9 को देखो, क्या कह रहा है, द फॉलोइंग काउंटिंग इन्फॉर्मेशन एंड फाइनेंशियल रेशियोज ऑफ PQR लिमिटेड रिलेट्स टू ईयर एंडेड 31 मार्च, राइट। तो कुछ रेशियोज हैं, कुछ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन आपको गिवन है, क्या क्या है देखते हैं, और हमें क्या कैलकुलेट करने को कह रहे हैं। देखो हमें कह रहा है ये प्रिपेयर अ समराइज्ड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ द कंपनी फॉर द ईयर एंड ऑल्सो अ बैलेंस शीट। तो P&L एंड बैलेंस शीट, ये इनका डिमांड है, प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट इनका डिमांड है। फिक्स असेट्स का वैल्यू गिवन है 26 lakhs, देख लिया अभी, अगर नीचे आ गए तो ऊपर चलते हैं फिलहाल। ग्रॉस प्रॉफिट इज 15% ऑफ सेल्स, बोले तो ग्रॉस प्रॉफिट मेरे पास है 15% ऑफ सेल्स, नेट प्रॉफिट है 8% ऑफ सेल्स। ठीक है, तो अगर मैंने सेल्स कैलकुलेट कर लिया तो मेरा ग्रॉस प्रॉफिट नेट प्रॉफिट दोनों क्लियर है। रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड है 20% ऑफ वर्क कॉस्ट एंड डायरेक्ट वेजेस है 10% ऑफ वर्क कॉस्ट। सो वर्क कॉस्ट का 20% रॉ मटेरियल और 10% डायरेक्ट वेजेस। ठीक है, और सेल्स माइनस वर्क कॉस्ट मेरा ग्रॉस प्रॉफिट हो जाएगा, ये तो क्लियर हो गया। सेल्स माइनस वर्क कॉस्ट मेरा क्या हो जाएगा, ग्रॉस प्रॉफिट हो जाएगा। अगर वर्क कॉस्ट मैंने निकाल लिया तो उस कंडीशन में मेरा रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड एंड डायरेक्ट वेजेस दोनों निकल जाएगा। ठीक है, और अगर हमने सेल्स कैलकुलेट कर लिया तो उस कंडीशन में मेरा वर्क कॉस्ट कैलकुलेट हो जाएगा। सीक्वेंस बन रहा है ना दिमाग में। स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल 3 month यूसेस है, स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स 6% ऑफ वर्क कॉस्ट है, एंड डेट कलेक्शन जो है मेरा वो 60 days का है, राइट। तो वी हैव द ऑल सेल आर ऑन क्रेडिट, तो रिसीवेबल है हमारे पास, स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स है हमारे पास, स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल है हमारे पास। रिसीवेबल, फिनिश गुड्स एंड रॉ मटेरियल किधर गया, करंट असेट में। ये सब किधर चला गया, मेरा करंट असेट में चला गया। ग्रॉस प्रॉफिट का इस्तेमाल किस में होगा, मेरे P&L में। नेट प्रॉफिट का इस्तेमाल किस में होगा, P&L में। रॉ मटेरियल एंड डायरेक्ट वेजेस का इस्तेमाल किस में होगा, मेरा P&L में। ये जो आइटम्स हैं ये मेरे को किस में चला जाएगा, मेरे बैलेंस शीट में। फाइनेंशियल रेशियोज में क्या क्या गिवन है देखो, फिक्स असेट टू सेल्स है हमारा 1:3। तो व्हेन वी हैव द फिक्स असेट टू सेल्स एंड फिक्स असेट इज गिवन, फिक्स असेट गिवन कितना है मेरे पास 26 lakhs, तो मेरा सेल्स निकल गया। और जैसे ही मेरा सेल्स निकल आया हम क्या करेंगे, फटाफट सब कुछ कैलकुलेट कर देंगे, ग्रॉस प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट, एवरीथिंग विल बी क्विकली कैलकुलेटेड वंस वी गेट द सेल्स। और सेल्स कहाँ से मिलेगा, तो फिक्स असेट टू सेल है 1:3 और फिक्स असेट्स गिवन है 26 lakhs, तो मेरा क्या होगा, सेल निकल गया। जैसे ही सेल कैलकुलेट हो गया तो इसका मतलब क्या आ गया, ग्रॉस प्रॉफिट आ गया, नेट प्रॉफिट आ गया ना, ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट। फर्दर देखो,
इसके बाद है हमारा फिक्स असेट टू करंट असेट। फिक्स असेट्स है हमारे पास, तो हमने क्या किया, यहाँ से करंट असेट निकाल लिया, 13:11 का रेशियो है हमारे पास। फिर हमारे पास है करंट रेशियो, सो करंट असेट्स अपन करंट लाइबिलिटी। देखो इधर से मैंने करंट असेट कैलकुलेट कर लिया, उसके बाद मैं करंट रेशियो को एग्जीक्यूट करूंगा तो मेरा करंट लाइबिलिटी मिल जाएगा। तो मेरा करंट लाइबिलिटी भी आ गया, करंट असेट्स भी आ गया, फिक्स असेट्स ऑलरेडी गिवन है। लॉन्ग टर्म लोन टू करंट लाइबिलिटीज, तो लॉन्ग टर्म लोन टू करंट लाइबिलिटीज कैलकुलेट हुआ, इसको यहाँ लेके गए, क्या मिल गया मेरे को, लॉन्ग टर्म लोन मिल गया, तो हमने लॉन्ग टर्म लोन भी कैलकुलेट कर लिया। एंड शेयर कैपिटल टू रिजर्व्स एंड सरप्लस का रेशियो हमारा 1:4 है, तो हमने शेयर कैपिटल और रिजर्व को कैलकुलेट कर लिया। तो अब लाइबिलिटी साइड में हमें साफ साफ दिख रहा है, शेयर कैपिटल होगा, रिजर्व होगा, लॉन्ग टर्म लोन होगा और करंट लाइबिलिटीज होंगी। और असेट साइड में हमारे पास फिक्स असेट्स एंड करंट असेट्स होगा, एंड करंट असेट्स के 3 कंपोनेंट हमें यहाँ साफ साफ दिखाई दे रहे हैं। तो सारा कैलकुलेशन का आइडिया क्या है, क्लियर है। P&L एंड बैलेंस शीट का डेटा ऑटोमेटिकली क्या हो रहा है, बाफरकेट हो रहा है, कहीं कोई कंफ्यूजन की हमें आवश्यकता नहीं है। शुरू से शुरू करेंगे और पहले रेशियो से हम क्रैक करना शुरू करेंगे, ऑटोमेटिकली हमारा सोल्यूशन हमें मिलता जाएगा। ठीक है, चलो सॉल्व करते हैं। डिमांड कुछ और तो नहीं है ना, डिमांड कुछ और नहीं है ना, कुछ नहीं है, बैलेंस शीट देना है और P&L देना है। तो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन। ऐसे ही रहने देते हैं ताकि हम क्विकली स्विच कर सकें दोनों पे ना। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 9 का सोल्यूशन। क्या होना चाहिए पहला स्टेप, तो हम कहते हैं सर सबसे पहला स्टेप होना चाहिए आपका डिटर्मिनेशन ऑफ सेल्स, यहीं से आपका पूरा काम होगा। तो आपको सबसे पहले क्या करना चाहिए, सेल्स को डिटरमिन करना चाहिए। और सेल्स को डिटरमिन करने के लिए जो पहला रेशियो हमारे को गिवन है वो है फिक्स असेट टू सेल। तो जो मेरा फिक्स असेट्स टू सेल है वो है, फिक्स असेट टू सेल मेरा क्या है 1:3। तो फिक्स असेट टू सेल है मेरा 1:3 एंड फिक्स असेट्स कितना है 26 लाख है, अपन सेल्स इज इक्वल टू 1:3। इसका मतलब सेल्स क्या हो गया मेरा, सेल्स हो गया 26 मल्टीप्लाइड टू 3, 78 हुआ ना, 26 मल्टीप्लाइड टू 3 78, तो ये हो गया 78 lakhs। तो दिस इज माय सेल, तो सेल इज 78 lakhs। सेल मिल गया, जैसे ही सेल मिला तो अब ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट दोनों निकलेगा, देखा था हमने क्वेश्चन में। सेल मिल गया, ठीक है, तो क्या बोलेंगे, कैलकुलेशन ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है, कैलकुलेशन ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट। जीपी इज इक्वल टू कितना परसेंट था, जीपी कितना है 15% ऑफ सेल, क्या बोलेंगे, जीपी इज इक्वल टू 15% ऑफ सेल्स इज इक्वल टू 15% ऑफ 78 lakhs। तो कितना आ गया देखो, 15%, तो इट इज 11,70,000, 11,70,000। तो ये मेरा हो गया ग्रॉस प्रॉफिट, तो ग्रॉस प्रॉफिट इज 11,70,000, ठीक है। नंबर थ्री, अब हमारे पास ये रेशियो है फिक्स असेट टू करंट असेट, सीक्वेंस में करते चलते। तो ये क्या हो जाएगा, कैलकुलेशन ऑफ करंट असेट्स, कैलकुलेशन ऑफ करंट असेट्स, क्या बोल देंगे, फिक्स असेट्स अपन करंट असेट्स इज इक्वल टू कितना था ये, फिक्स टू करंट इज 13:11, तो हम कहते हैं इज इक्वल टू 13:11। सो करंट असेट इज इक्वल टू 11 इंटू 26 lakhs था मेरा फिक्स असेट्स, 26 lakhs डिवाइडेड बाय 13, यही होगा ना। तो ये कितना होता है देखो, 26 मल्टीप्लाइड टू 11 डिवाइडेड बाय 13, इट गोज टू 22। इसका मतलब ये क्या हो गया 22, ये हो गया मेरा 22 lakhs। तो दिस इज माय करंट असेट्स, ठीक है। नंबर 4, नाउ सी दिस, इसको हम बाद में भी कर सकते थे। अब हमारे पास करंट रेशियो है ना, लॉन्ग टर्म इधर वाला पार्ट है, बाद में जाएंगे इस पे। पहले हम क्या कर सकते हैं,
डिटर्मिनेशन ऑफ रॉ मटेरियल कंजम्पशन एंड डायरेक्ट वेजेस। ये किसका पार्ट है? तो हम कहते हैं सर ये वर्क कॉस्ट का पार्ट है। रॉ मटेरियल कंजम्पशन एंड डायरेक्ट वेजेस दोनों परसेंटेज में गिवन है, लेकिन अब जो मेरा रॉ मटेरियल कंजम्पशन है, रॉ मटेरियल कंजम्पशन है इज इक्वल टू, और जो मेरा डायरेक्ट वेजेस है, ये दोनों परसेंटेज है किसका? देखो 20% है और 10% है, तो ये मेरा कितना आ गया? 20% ऑफ वर्क कॉस्ट, और ये आ गया मेरा 10% ऑफ वर्क कॉस्ट। अब इसका मतलब है कि वी हैव टू फाइंड द वर्क कॉस्ट फर्स्ट। नाउ वर्क कॉस्ट क्या होगा? तो हम कहते हैं सर ये हो जाएगा सेल्स माइनस जीपी, सीधा सीधा। अब मेरा सेल कितने का था? 78 लाख का, तो इज इक्वल टू 78 लाख का सेल हो गया माइनस ग्रॉस प्रॉफिट आया है 11,70,000 का। सो 11,70,000 का ग्रॉस प्रॉफिट आया, तो ये हो गया 7800 माइनस 1170, तो दिस इज योर 6,63,000, है ना? 66,30,000, सॉरी, तो 66,30,000 का मेरा क्या है? वर्क कॉस्ट है। तो दिस इज माय वर्क कॉस्ट। तो अगर ये वर्क कॉस्ट है मेरा, तो मेरे को रॉ मटेरियल कंजम्पशन मिल गया ना? तो क्या बोलेंगे? रॉ मटेरियल कंजम्पशन इज इक्वल टू 66,30,000 का कितना परसेंट? 20%। 13,26,000, 13,26,000, और डायरेक्ट वेजेस जो है मेरा, डायरेक्ट वेजेस क्या हो गया? 66,30,000 का 10%, 66 लाख, तो इसका मतलब ये हो जाएगा 10%, तो 6,63,000। तो दिस इज माई डायरेक्ट वेजेस। वी गॉट द रॉ मटेरियल एंड वी गॉट द डायरेक्ट वेजेस, है ना? सो ये मेरा आ गया कैलकुलेशन ऑफ रॉ मटेरियल का, कंजम्पशन का, और कैलकुलेशन ऑफ डायरेक्ट वेजेस का। ठीक है, यहां तक क्लियर है? अब अगला रेशियो देखो क्या है। नाउ वी हैव करंट रेशियो। हमारे पास करंट रेशियो है नंबर 5। हम बोलेंगे सर करंट लाइबिलिटी असेट है हमारे पास। कैलकुलेशन ऑफ करंट लाइबिलिटीज, इसके लिए क्या यूज करेंगे? करंट रेशियो। तो मेरा करंट रेशियो कितना है? मेरा करंट रेशियो कितना है? तो मेरा करंट रेशियो है 2:1। करंट रेशियो इज 2:1, आइडियल है। सी ए अपन सी एल इज इक्वल टू 2:1, 2/1 या 2। तो सी एल इज इक्वल टू सी ए अपन 2। मेरा करंट असेट कितना था? फिक्स असेट टू सेल, करंट, कैलकुलेशन ऑफ करंट असेट्स, 22 लाख का मेरा करंट असेट्स था। तो 22 लाख का मेरा करंट असेट्स हुआ डिवाइडेड बाय 2, इसका मतलब माई करंट असेट इज ऑफ 11 लैक्स। तो 11 लैक्स का हमारा क्या आ गया? करंट असेट्स आ गया। तो दैट इज आवर कैलकुलेशन ऑफ, सॉरी, करंट लाइबिलिटी आ गया। आई मिस्टेक, बोलने में गलती हुई है, ध्यान देना। क्या हो गया? करंट लाइबिलिटी आ गया। तो करंट लाइबिलिटी आ गया नंबर 6। अब देखो तो क्या क्या हो गया हमारा? तो ग्रॉस प्रॉफिट डन, नेट प्रॉफिट, रॉ मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस, स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल एंड स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल 3 मंथ यूसेज पे, स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स 6% ऑफ वर्क कॉस्ट है। मज़ेदार बात क्या है कि वर्क कॉस्ट हमने कैलकुलेट किया हुआ है, तो हम क्या बोलेंगे? कैलकुलेशन ऑफ स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। इसमें तो कुछ करना नहीं है, इसको तो फटाफट कर देंगे। फिनिश गुड्स का क्या है हमारे पास? स्टॉक। तो बोलेंगे स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स जो है इज इक्वल टू, कितना परसेंट था? स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स इज 6% ऑफ वर्क कॉस्ट।
इज 6% ऑफ वर्क कॉस्ट। एंड वर्क कॉस्ट हमने कितना कैलकुलेट किया था अभी? वर्क कॉस्ट आया था हमारा 66,30,000, यही था ना, 66,30,000। तो क्या बोल दोगे आप? 6% ऑफ 66,30,000 इज इक्वल टू, so what is our stock here? This is 39,7,800, मतलब 3,97,800, 3,97,800. So this is our stock of finished goods. ये मेरा क्या हो गया? स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स हो गया। नंबर 7, अब क्या है मेरे पास? देखो, फिनिश गुड्स निकाल दिया हमने। अब है कलेक्शन। डेट कलेक्शन पीरियड हमारा गिवन है कितने दिन का? 60 डेज का। तो यहाँ से हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं? रिसीवेबल को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अब हमारा क्या हो जाएगा? 7वां, कैलकुलेशन ऑफ रिसीवेबल्स। कैलकुलेशन ऑफ रिसीवेबल्स। तो हाउ यू कैलकुलेट रिसीवेबल, है ना? तो मेरा एवरेज कलेक्शन पीरियड कितने दिनों का गिवन है? 60 दिनों का। एवरेज कलेक्शन पीरियड इज इक्वल टू 60 डेज। अच्छा बताओ, एवरेज कलेक्शन पीरियड क्या होता है? तो हमने कहा सर ये होता है हमारा रिसीवेबल अपन क्रेडिट सेल, रिसीवेबल अपन क्रेडिट सेल मल्टीप्लाइड टू, यहाँ ईयर वगैरह कुछ मेंशन नहीं है, तो अपन क्या ले लेंगे? 365 ले लेंगे, इज इक्वल टू 60 डेज। ये कितना है मेरे पास? 60 डेज। क्रेडिट सेल इन्होंने गिवन है मेरे पास क्वेश्चन में, ऑल सेल इज क्रेडिट सेल। क्या बोल रहा है? ऑल सेल आर ऑन क्रेडिट, और सेल हमने कैलकुलेट किया है। इसका मतलब जो भी हमारा सेल है वो किस पे है? क्रेडिट सेल पे। तो कितना सेल था? कहाँ गया? यही रहा ना सेल। सेल इज इक्वल टू 78 लैक्स। तो 78 लैक्स का हमारा सेल था, एंड ऑल सेल इज क्रेडिट सेल। तो अब ये क्या हो जाएगा? देखो, रिसीवेबल डिवाइडेड बाय 78 लैक्स मल्टीप्लाइड टू 365 इज इक्वल टू 60, है ना? तो फ्रॉम हियर यू हैव टू कैलकुलेट द रिसीवेबल। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? रिसीवेबल इज इक्वल टू 60 मल्टीप्लाइड टू 78 लैक्स डिवाइडेड बाय 365। देखो ये कितना आ रहा है? दिस इज योर 128219। ये आ रहा है आपका 128219 1.78082, 2 डिजिट तक रखो। तो दिस इज माय रिसीवेबल्स। ये मेरा क्या आ रहा है? ये मेरा रिसीवेबल हो गया। डन। देखो इतना ही आ रहा है ना? तो दिस इज आर रिसीवेबल। अब जरा देखो क्या क्या हो गया मेरे पास। ग्रॉस प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट, रॉ मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस, फिनिश गुड्स, डेट कलेक्शन, सो एवरीथिंग इज डन। अब आ जाते हैं इस कैपिटल वाले पार्ट पे। तो करंट वाला पार्ट तो हमने कैलकुलेट कर लिया है। लॉन्ग टर्म टू करंट लाइबिलिटीज। अच्छा, करंट लाइबिलिटी हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं। लॉन्ग टर्म लोन टू करंट लाइबिलिटीज 2:1 है, तो यहाँ से लॉन्ग टर्म लोन मिलेगा। तो क्या बोलेंगे? कैलकुलेशन ऑफ लॉन्ग टर्म लोन, लॉन्ग टर्म लोन, लॉन्ग टर्म लोन टू करंट लाइबिलिटी इज इक्वल टू 2:1 है ना? 2:1 इज इक्वल टू 2, राइट? व्हाट इज माय करंट लाइबिलिटी? तो करंट लाइबिलिटी हमने कैलकुलेट किया है, करंट लाइबिलिटी है हमारा 11 लैक्स। तो लॉन्ग टर्म लोन इज इक्वल टू 2 इंटू करंट लाइबिलिटी मतलब 11 लैक्स, ये कितना हो गया? 22 लैक्स। तो दिस इज माय लॉन्ग टर्म लोन। लॉन्ग टर्म लोन भी आ गया। लास्ट कैलकुलेशन है हमारा किसका? लास्ट कैलकुलेशन है शेयर कैपिटल टू रिजर्व एंड सरप्लस 1:4। अब देखो क्या हुआ ये। तो पहले हम हेडिंग कर देते हैं, कैलकुलेशन ऑफ शेयर कैपिटल एंड रिजर्व्स एंड सरप्लस, शेयर कैपिटल एंड रिजर्व्स एंड सरप्लस। ठीक है, तो शेयर कैपिटल टू रिजर्व्स एंड सरप्लस इज 1:4।
है ना, इज 1:4। अब जरा गौर करो कि हमारे पास क्या क्या है ना, क्या क्या चीज़ें अभी तक हमने कैलकुलेट किया है, ठीक है। बिकॉज व्हाट विल हैपन हियर इज कि मेरा शेयर कैपिटल टू रिजर्व एंड सरप्लस 1/4 है, बट इससे रिलेटेड और कोई जानकारी हमारे पास है नहीं। लेकिन हम एक बात तो जानते हैं, चलो सोचो कि जो मेरा शेयर कैपिटल है प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस जो है, रिजर्व्स एंड सरप्लस जो है ये है नेट वर्थ। तो बेसिकली क्या है, नेट वर्थ है। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि जो मेरा शेयर कैपिटल है, अगर इन दोनों का कॉम्बिनेशन नेट वर्थ है तो शेयर कैपिटल जो है वो नेट वर्थ का 1/5 पार्ट होगा, और जो मेरा रिजर्व एंड सरप्लस है वो नेट वर्थ का 4/5 पार्ट होगा ना, बिकॉज इट विल बिकम 4 + 1 5। तो एक हो जाएगा 1/5, एक होगा 4/5। लेकिन ये किसका होगा, नेट वर्थ का। सो वी कैन गो लाइक दिस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल हैव टू फाइंड द नेट वर्थ, दैट इज द ओनली वे हियर। तो मेरे पास शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व इज इक्वल टू व्हाट, नेट वर्थ। एंड हाउ कैन वी कैलकुलेट नेट वर्थ अदरवाइज। तो आप याद करो कि मेरे पास ये बैलेंस शीट है, ठीक है। ये मेरा क्या है, फिक्स असेट्स, ये मेरा क्या है, करंट असेट्स। ये मेरा क्या हो गया, ये मेरा आ गया नेटवर्थ। मैं ऐसे लिखता हूँ यहाँ आपके लिए, ठीक है। ये नेटवर्थ आ गया, फिर लॉन्ग टर्म डेट आ गया, फिर मेरे पास करंट लाइबिलिटीज आ गई। यही है ना आइडिया, ये मेरा बैलेंस शीट है। नाउ अगर मेरे पास फिक्स असेट्स है और करंट असेट्स है तो इसका मतलब ये मेरा क्या हो गया, टोटल असेट हो गया, और ये मेरी करंट लाइबिलिटीज है, और ये मेरी लॉन्ग टर्म डेट्स हैं, लॉन्ग टर्म लोन्स हैं। तो अगर मैंने टोटल एसेट, और हम जानते हैं दोनों साइड क्या होता है, बराबर होता है। तो यहाँ जो वैल्यू होगा टोटल लाइबिलिटीज़ का वही होगा टोटल एसेट का। अगर मैंने टोटल एसेट से इन दोनों पार्ट को माइनस कर दिया तो क्या मिल जाएगा, मेरे को नेटवर्थ मिल जाएगा। तो हम क्या कह सकते हैं कि सर जो मेरा नेटवर्थ होता है वो हो जाता है टोटल एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटी माइनस लॉन्ग टर्म लोन या लॉन्ग टर्म डेट। तो क्या मेरे पास टोटल एसेट है। कैसे है, तो मेरे पास दोनों कंपोनेंट है, मैंने दोनों कंपोनेंट को कैलकुलेट किया हुआ है। फिक्स असेट्स को भी हमने कैलकुलेट किया है, करंट असेट्स को भी कैलकुलेट किया है। इसका मतलब क्या हो गया, फिक्स असेट्स प्लस करंट असेट्स माइनस करंट लाइबिलिटी माइनस लॉन्ग टर्म डेट। ये सारे कंपोनेंट हमारे पास हैं। देखो मेरा फिक्स असेट्स कितना है, वो तो गिवन था 26 लैक्स, है ना। तो फिक्स असेट हमारा है 26 लैक्स। करंट असेट्स कितना है हमारा, 22 लैक्स। तो एक तो हो गया मेरा ये, तो ये हो गया मेरा 26 लैक्स प्लस 22 लैक्स माइनस करंट लाइबिलिटी कितना है, देखो कैलकुलेशन ऑफ करंट लाइबिलिटी। अभी हमने कैलकुलेट किया था, करंट लाइबिलिटीज है हमारा 11 लैक्स का। तो माइनस क्या हो गया, माइनस 11 लैक्स माइनस लॉन्ग टर्म डेट हमारा कितना है, लॉन्ग टर्म डेट है हमारे पास 22 लाख का। सो माइनस 22 लाख, ये कितना आ रहा है 26 + 22, तो ये आ गया 33 लैक्स हो जाएगा। यानी कि मेरा कितना आ गया 15 लैक्स। ये मेरा नेटवर्थ है, ये मेरा क्या है, नेटवर्थ है। तो जब मेरे को मेरा नेटवर्थ मिल गया तो अब मैं शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस को कैलकुलेट कर सकता हूँ आसानी से। तो क्या बोलेंगे हम, नाउ शेयर कैपिटल इज इक्वल टू कितना बोल देंगे, शेयर कैपिटल है तो शेयर कैपिटल क्या हो जाएगा 1/5 हो जाएगा। शेयर कैपिटल क्या हो जाएगा 1/5 हो जाएगा। तो 1/5 किसका, ऑफ नेटवर्थ पहले लिखते हैं, 1/5 ऑफ नेटवर्थ मतलब दोनों के एडिशन का। तो 1/5 नेटवर्थ कितना है 15 लैक्स, कितना हो गया ये 3 लैक्स हो गया ना सीधा सीधा। तो ये हो गया मेरा 3 लैक्स। तो ये आ गया भाई शेयर कैपिटल। लाइकवाइज रिजर्व्स एंड सरप्लस, रिजर्व्स एंड सरप्लस क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू, ये हो जाएगा सर 4/5 ऑफ नेटवर्थ। नेटवर्थ ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि रिजर्व प्लस जो मेरा शेयर कैपिटल है ये दोनों मिलके नेटवर्थ बनाते हैं, एंड दैट इज व्हाई वी आर डूइंग लाइक दिस। तो नेटवर्थ यानी कि क्या होगा 4/5 किसका 15 लैक्स का, 312 कितना हो गया, ये 12 लैक्स हो गया।
तो दिस गोज टू 12 लैक्स। कैसे हुआ? 5 3 ज़ा 15 एंड 3 4 ज़ा 12, तो कितना हो गया मेरे पास? 12 लैक्स हो गया। सो दिस इज इट। और कुछ बचा? और कुछ नहीं बचा, ठीक है ना? वी आर डन विद ऑल कैलकुलेशन। सो नाउ वी कैन गो एंड ड्रॉ आवर स्टेटमेंट्स। अभी हमारे को एक बात का ध्यान में रखना है, देखो करंट लाइबिलिटी में हमारे पास क्या क्या है? करंट लाइबिलिटीज़ में, तो करंट लाइबिलिटीज़ में हमारे पास क्या है? हमने टोटल करंट लाइबिलिटी कैलकुलेट कर लिया। वी हैव द रिसीवेबल, वी हैव द फिनिश गुड्स, है ना, वी हैव द रॉ मटेरियल, not the raw material, we have the finished goods, and we have, just a second, we have the stock of raw material। stock of raw material है हमारे पास, है ना? stock of raw material है हमारे पास, ठीक है? नहीं किया ना अभी तक? एक चीज मिसिंग है सर, हमने सबको कैलकुलेट कर लिया लेकिन रॉ मटेरियल के स्टॉक को कैलकुलेट नहीं किया है। नहीं किया है ना? तो चलो एक और कैलकुलेशन हमें करना होगा। ये क्या हो गया? 10th 9th, तो 10th पे चलते हैं। कैलकुलेशन ऑफ स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, कैलकुलेशन ऑफ, ये सीक्वेंस में कैसे छूट गया? कैलकुलेशन ऑफ स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, 3 मंथ्स यूसेज दे रखा है ना? स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल कितना यूसेज दे रखा है? 3 मंथ्स यूसेज दे रखा है, 3 मंथ्स यूसेज दे रखा है। एंड जो मेरा रॉ मटेरियल कंजम्पशन है वो कितना है बताओ? रॉ मटेरियल कंजम्पशन मेरा कितना है? वी हैव रॉ मटेरियल कंजम्पशन, डिटर्मिनेशन ऑफ रॉ मटेरियल कंजम्पशन, ये है मेरा 66 लैक्स। रॉ मटेरियल कंजम्पशन 6 लैक्स 63,000 मेरा डायरेक्ट वेजेस है, एंड रॉ मटेरियल है 13 लैक्स 26,000। तो एक बात बताओ, 13 लैक्स 26,000 का आपका टोटल क्या है? रॉ मटेरियल का कंजम्पशन है, और रॉ मटेरियल यूसेज जो है वो 3 मंथ्स का है। तो 3 मंथ्स का अगर यूसेज है तो मेरा स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल क्या हो जाएगा बता सकते हो आप? स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, तो हम क्या, जैसे 3 मंथ्स का है, 12 महीने का साल होता है, और जो मेरा टोटल रॉ मटेरियल कंजम्पशन है एक साल का वो है 3,26,000, 13,26,000। तो ये क्या हो जाएगा? 3/12। ये क्या हो जाएगा? 3/12। 3 मंथ्स का मेरा यूसेज है, तो 13,26,000 मल्टीप्लाइड टू 3 डिवाइडेड बाई 12 इज इक्वल टू व्हाट? 33,1500। ये आ जाता है मेरा 3,31,500, 3,31,500। तो ये मेरा स्टॉक ऑफ क्या हो गया? रॉ मटेरियल हो गया। सो वी आर डन। जरा गौर करो, वी हैव द स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, वी हैव द इन्वेंट्री, इन्वेंट्री में स्टॉक है हमारे पास, और हमारे पास फिनिश गुड्स है, ये दो आगे रिसीवेबल्स है हमारे पास, और हमारे पास टोटल करंट असेट है। तो वी विल हैव टू सी कि देयर इज कैश और नॉट। अगर कैश हुआ तो हम कैलकुलेट कर देंगे, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं। दिस इज इट। चलो स्टेटमेंट पे चलो आगे बढ़ते हैं। क्या क्या करना है हमारे को? 2 स्टेटमेंट हमारे को ड्रॉ करना है। आवर वर्किंग इज ओवर, वी हैव टू ड्रॉ P&L एंड वी हैव टू ड्रॉ बैलेंस शीट। तो पहले क्या करेंगे हम? तो पहले हम कहते हैं P&L अकाउंट। तो P&L क्या होगा? P&L अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, कब का था? March 31, 2021। 21, 31 March 2021। P&L फॉर द ईयर एंड 31 मार्च 2021। ठीक है, देखो क्या होगा। हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट है, हमारे पास नेट प्रॉफिट है ना, और हमारे पास है डायरेक्ट मटेरियल एंड डायरेक्ट वेजेस, राइट? डायरेक्ट मटेरियल एंड डायरेक्ट वेजेस। तो बाई सेल्स कितना था? सेल 78 लैक्स, ठीक है।
2 direct material, 2 direct wages, 2 ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है, अब जरा देखो डायरेक्ट मटेरियल एंड डायरेक्ट वेजेस हमारे कितने थे। तो ये था 1326 एंड 663, 13,26,000 एंड 6,63,000। एंड मेरा ग्रॉस प्रॉफिट कितना था? ग्रॉस प्रॉफिट है आपका 11,70,000। तो योर ग्रॉस प्रॉफिट इज 11,70,000। तो दिस इज गोइंग टू बी इक्वल टू 78 lakhs, है ना। ये इसके क्या होने वाला है? बराबर होने वाला है। अब जरा गौर करो, 13,26,000 मेरा डायरेक्ट मटेरियल है, प्लस 6,63,000 मेरा डायरेक्ट वेजेस है। ये होता है 19,89,000। ठीक है, जबकि 78 lakhs होना चाहिए, प्लस 11,70,000 हमारा क्या हो गया? ग्रॉस प्रॉफिट हो गया। तो टोटल वैल्यू है 31,59,000 माइनस 78 lakhs। तो ये बचता है 46,41,000। ये मेरा ओवरहेड हो गया और ये मेरा बैलेंसिंग फिगर होगा यहाँ 46,41,000। तो दिस इज टू वर्क ओवरहेड। ये हमारा क्या बन गया? बैलेंसिंग फिगर। तो यहाँ तक वी आर डन। ओके, यहाँ तक वी आर डन। अब क्या बोलेंगे? बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन। तो दैट इज आर 11,70,000। 78 lakhs यहाँ आ गया, 11,70,000। इसके बाद क्या एक्सपेंसेस आएंगे? तो हमने कहा 2। तो हमें तो नहीं है, वी डोंट हैव द डेटा, बट वी हैव वन थिंग एंड दैट इज 2 नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट है 8% ऑफ सेल्स। ग्रॉस प्रॉफिट, करंट असेट्स, डिटर्मिनेशन ऑफ मटेरियल कंजम्पशन एंड डायरेक्ट वेजेस, करंट लाइबिलिटी, स्टॉक एंड फिनिश, कैलकुलेशन ऑफ रिसीवेबल, लॉन्ग टर्म लोन। कोई दिक्कत नहीं है। नेट प्रॉफिट क्या है हमारा? नेट प्रॉफिट क्या है हमारा? 8% है, 8% ऑफ सेल्स। सेल्स है 78 lakhs, 78 lakhs का 8%, ये आ गया 62, मतलब 6,24,000। तो आर नेट प्रॉफिट इज 6,24,000। तो अगर मेरा नेट प्रॉफिट 6,24,000 है एंड दिस इज गोइंग टू बी 11,70,000, दिस इज गोइंग टू बी 11,70,000। तो टेल मी हमारा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस कितना हो जाएगा? तो क्या बोलेंगे? 2 सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, दिस इज गोइंग टू बी आर बैलेंसिंग फिगर। कितना हो गया? 11,70,000 माइनस 6,24,000, इट गोज टू 54 lakh, सॉरी 5,46,000। तो 5,46,000 का हमारा क्या हो गया? ये बैलेंसिंग फिगर हो गया। दिस इज ऑल अबाउट आर P&L। ये हमारा क्या हो गया? P&L हो गया। चलते हैं बैलेंस शीट पे। डन, आ जाओ। सेकंड, बैलेंस शीट एज एट 31 March 2021। देखो क्या क्या चीज़ें हैं हमारे पास। सबसे पहले तो वी हैव फिक्स असेट्स, देन वी हैव करंट असेट्स। करंट असेट्स में हमारे पास क्या क्या चीज़ें, क्या क्या था? पहला था स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, दूसरा था स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल्स एंड स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। इसके अलावा हमारे पास क्या था? तो वी हैड रिसीवेबल्स, राइट।
एंड ऑफ कोर्स वी हैड टोटल करेंट असेट, हमारे पास टोटल करेंट असेट भी था। अब फिक्स असेट्स कितना था? 26 लाख था। तो फिक्स असेट्स इज 26 लाख। करंट असेट कितना है? अच्छा, रॉ मटेरियल स्टॉक है यहाँ 331,500। रॉ मटेरियल स्टॉक है 3,31,500। कैलकुलेशन ऑफ लॉन्ग टर्म, कैलकुलेशन ऑफ रिसीवेबल। रिसीवेबल है 1282191। रिसीवेबल है 1282191। एंड माई करेंट असेट इज 22 लाख। टोटल करेंट असेट मेरा 22 लाख का है। बस लोड होने में लेट हो रहा है, फिर हम लोग पेज चेंज कर लेंगे इस क्वेश्चन के बाद। तो टोटल करेंट असेट मेरा कितना है? 22 लाख का है। इट इज़ ऑफ 22 लैक्स। ठीक है। स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स क्या था? लास्ट में कैलकुलेट किया हमने। कैलकुलेशन ऑफ स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल को लास्ट में किया था, फिनिश गुड्स को पहले ही कर लिया था। स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स ये रहा 3,97,800। ये मेरा हो गया 3,97,800। हमें देखना है कि कैश भी है क्या। 3,97,800। तो देखो 3,31,500 प्लस 3,97,800 प्लस 1282191 is equal to minus 22 lakhs. 1,88,509 ये मेरा कैश आ रहा है। कितना क्या आ जाएगा? मेरा कैश आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 1,88,509। 1,88,509 इज माई कैश। ये हमारा क्या आ गया? टोटल कैश आ गया, राइट? ये हमारा क्या आ गया? टोटल कैश आ गया। ठीक है। टोटल एसेट कितना था हमारा? मैच कर लेते हैं इसको। कैलकुलेशन ऑफ करंट असेट, 22 लाख का मेरा करंट असेट था एंड 26 लाख का मेरा फिक्स असेट था, तो 48 लैक्स। ओके, तो ये कितना आ गया मेरा? 48 लैक्स। ठीक है। तो लाइबिलिटी भी हमारा कितना होगा? 48 लैक्स का। लाइबिलिटी भी हमारा कितना होगा? 48 लैक्स का। देखो हमारे पास क्या क्या था। एक तो हमने कैलकुलेट किया है शेयर कैपिटल, फिर आ गया हमारे पास रिजर्व्स एंड सरप्लस, फिर आ गया हमारे पास लॉन्ग टर्म डेट, फिर हमारे पास आ गए करंट लाइबिलिटीज़। करंट लाइबिलिटीज़, ठीक है। देखो मेरा स्टॉक ये शेयर कैपिटल है 3 लैक्स का एंड रिजर्व एंड सरप्लस है 12 लैक्स का। शेयर कैपिटल 3 लैक्स का, रिजर्व एंड सरप्लस 12 लैक्स का। लॉन्ग टर्म डेट कितना है? वंस यू आर डन विद ऑल ऑफ द रेशियोज, तो फिर तो आपको डेटा ही उठा के डालना होगा ना। मेरा शीट थोड़ा स्लो है, आपका हो भी गया होगा आई होप। लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी है मेरे पास 22 लाख की एंड करंट लाइबिलिटी है क्या? ठीक है। तो लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी इज ऑफ 22 लैक्स, करंट लाइबिलिटी इज ऑफ 11 लैक्स। देखो हो रहा है ना टोटल 22 प्लस 11 33
प्लस 12 प्लस 5 15 35 48, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, बैलेंस शीट। दिस इज आर आंसर, दिस इज इट। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 9। सिंपल है। वंस वी आर डन विद द रेशियोज, अगर रेशियोज को जैसे ही हमने कैलकुलेट कर लिया, सारे वैल्यूज कैलकुलेट किए, तो फिर तो आपको क्या करना होता है, वैल्यूज ही पुट करने होंगे। कुछ खास काम आपके लिए उसके बाद बचता नहीं है, ठीक है। आगे बढ़े फटाफट, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10। देखो क्वेश्चन नंबर 10, गणपति लिमिटेड हैज फर्निश्ड द फॉलोइंग रेशियोज एंड इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021। सेल गिवन है आपका 60 लाख का, रिटर्न ऑन नेटवर्थ है 25%। नेटवर्थ याद होगा, नेटवर्थ क्या होता है हमारा, हमने कहा शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सेल प्लस। रेट ऑफ इनकम टैक्स 50%। शेयर कैपिटल टू रिजर्व 7:3, है ना। अभी आपने सीखा था। तो रिटर्न ऑन नेटवर्थ हमारा 25% है ना। तो जाहिर सी बात है, यहाँ से हमारा क्या कैलकुलेट हो जाएगा, नेटवर्थ कैलकुलेट हो जाएगा। शेयर कैपिटल टू रिजर्व हमारा गिवन है 7.3, करंट रेशियो गिवन है 2, करंट एसेट एवं करंट लाइबिलिटी। नेट प्रॉफिट टू सेल गिवन है 6.25। इन्वेंट्री टर्नओवर बेस्ड ऑन कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 12 एंड कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज 18 लाख। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर इज 60,000। रिसीवेबल आपका कितना है, 2 लाख का है। पेबल आपका कितना है, इट्स ऑल्सो ऑफ 2 लाख, 20 लाख। पेबल कितना है आपका, 20 lakhs. So you are required to calculate the operating expenses for the year ended 31st March 2020. ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस निकालना है और बैलेंस शीट बनाना है। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस निकालना है, बैलेंस शीट बनाना है। तो जरा देखो, फॉर्मेट आपको गिवन है, इसी में आपको डेटा फिल करना है बेसिकली। ये आपका फॉर्मेट है बैलेंस शीट का, इसमें आपको क्या करना है, डेटा फिल करना है एज फार एज दिस क्वेश्चन इज कंसर्न, है ना। तो पहला क्या है, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च। अभी आपने थोड़ी देर पहले एक क्वेश्चन बनाया था जिसमें आपने ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को कैलकुलेट किया था, सिमिलर क्वेश्चन है ना। तो वी हैव द रेशियोज गिवन विद अस। हमें क्या करना होगा इसमें, ज़रा सोचो आप। हमसे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस पूछ रहे हैं, तो अगर हमसे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस पूछ रहे हैं तो व्हाट वी हैव टू डू इज़ वी विल हैव टू मूव बैकवर्ड। हमारे को क्या करना होगा, उल्टा जाना होगा। क्यों उल्टा जाना होगा, ज़रा सोचो। नेट प्रॉफिट टू सेल्स, अब मेरा जो सेल है वो 60 लाख का है एंड नेट प्रॉफिट टू सेल 6.25% गिवन है। यहाँ से मुझे नेट प्रॉफिट मिल जाएगा। जब मुझे नेट प्रॉफिट मिल जाएगा तो नेट प्रॉफिट में मैं क्या करूँगा, टैक्स को ऐड कर दूंगा। मतलब हम उल्टा जाएंगे। क्या होता है, हमारे पास सेल्स होता है ना। सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, कॉन्ट्रीब्यूशन हो गया, माइनस फिक्स कॉस्ट। फिर हमारा आता है क्या, EBIT। EBIT माइनस इंटरेस्ट, तो मेरा आता है क्या, EBT। EBT माइनस टैक्स, तो हमारा आता है क्या, EAT। ये मेरा नेट प्रॉफिट है। तो नेट प्रॉफिट तो हम यहाँ से निकाल लेंगे। कहाँ से, ये वाला नेट प्रॉफिट टू सेल से। यहाँ से हमने नेट प्रॉफिट निकाला क्योंकि सेल हमारा गिवन है, 60 लाख का सेल है हमारे पास। नेट प्रॉफिट निकला तो अब हम उल्टा जाएंगे। अब उल्टा जाने के लिए क्या करेंगे, खुद सोचो आप। ये मेरा NP है, इसमें हम क्या करेंगे, टैक्स ऐड कर देंगे। और बड़ा कन्वीनियंट टैक्स परसेंटेज गिवन है हमारे पास। रेट ऑफ इनकम टैक्स इज 50%। इसका मतलब ये है कि अगर मेरा EAT 100 रुपया हुआ तो टैक्स 50 रुपये बनेगा, तो 100 + 50 कर देंगे। जब हमने टैक्स को ऐड किया तो हमारे को क्या मिल जाएगा, EBT मिल जाएगा। अब EBT में हम क्या करेंगे, इंटरेस्ट को ऐड कर देंगे। माइनस नहीं कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं क्योंकि हम वापस जा रहे हैं। हमने क्या किया, इंटरेस्ट को ऐड कर दिया। जब हमने इंटरेस्ट को ऐड कर दिया तो हमारे को क्या मिल गया, EBIT मिल गया। तो हम कहाँ पहुँच जाएंगे, EBIT तक पहुँच जाएंगे। देखो हमें कैलकुलेट क्या करना है, हमें कैलकुलेट करना है ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। कैलकुलेट क्या करना है, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को हमें कैलकुलेट करना है। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को कैलकुलेट करने के लिए क्या होगा, याद करो, सेल्स माइनस COGS माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस इज इक्वल टू EBIT। याद आया। यानी कि सेल्स में से मैंने क्या किया, COGS को माइनस किया, उसमें से मैंने ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को माइनस किया, देन आई गेट व्हाट, समथिंग कॉल्ड एज EBIT, राइट। सो अब हमारे पास क्या है, वी हैव द EBIT हियर, और हमारे पास सेल है, हमारे पास सेल्स है, एंड हमारे पास कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड है। इंटरेस्ट भी गिवन है, तभी तो ऐड बैक किया हमने। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड है हमारे पास 18 लाख, सेल है हमारे पास 60 लाख। तो जरा सोचो क्या हो गया, ये 60 लाख माइनस 18 लाख माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस इज इक्वल टू EBIT।
EBIT हम निकाल चुके हैं, इसका मतलब क्या होगा? 60 lakhs माइनस 18 lakhs माइनस EBIT इज इक्वल टू व्हाट? ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। निकल गया। यहाँ से हम क्या करेंगे, पहले का सोल्यूशन निकल जाएगा हमारा, जिसको हम क्या कह रहे हैं, वी हैव टू कैलकुलेट द ऑपरेटिंग एक्सपेंस, देन वी हैव टू गो फॉर द बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट में जो आइटम्स गिवन है ना, उनको कैलकुलेट कर देंगे। शेयर कैपिटल कैलकुलेट करना है, रिजर्व एंड सरप्लस, डेट को कैलकुलेट करना है, पेबल्स को, फिक्स असेट, करंट असेट, स्टॉक, रिसीवेबल एंड कैश, इनको कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट करके वैल्यू पुट कर देना है। तो दिस इज योर क्वेश्चन, राइट? बात आ रही है समझ में? करें सॉल्व। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10।